दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एनसीईआरटी की पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व है। इनसे आप आसानी से छोटे छोटे शब्दों और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ सकते हैं। इसी क्रम में एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 5, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि कुछ लोग राजा या शासक कैसे बने, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसका प्रयोजन क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या है, जनपद और महाजनपद क्या हैं, और मगध और वज्र महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थीं। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी का अध्याय 5, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, अध्याय का प्रारंभ हम एक घटना से करते हैं, जो है चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि कुछ लोग शासक कैसे बने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, और हमने अध्याय 4 में भी पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे और उनको राजन कहा जाता था। जो जन के शासक होते थे उन्हें राजन कहा जाता था। लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो वो कौन सा यज्ञ था जिसको कराकर, या किस यज्ञ को कराकर जो लोग राजा बने, उस यज्ञ का क्या नाम था? तो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ था उसका नाम। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपादित किया जाता था। इसके लिए पुरोहितों को उपहारों से सम्मानित किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजय और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और अन्य सारे आमंत्रित जो राजा होते थे उनका काम जो होता था वो सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। विष अर्थात वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो दोस्तों, ये था राजा बनने की प्रक्रिया कि कुछ साल पहले अश्वमेध यज्ञ करके जो राजा होता था वो अपने को शक्तिशाली घोषित करता था और राजा बन जाता था। अब आइए देखते हैं वर्ण या वर्ण व्यवस्था क्या है। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी वैदिक ग्रंथ वो हैं जो ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद के समय में रचे गए हैं, और ऋग्वेद के बाद वाले ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य कई ग्रंथ शामिल होते थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उन अनुष्ठानों को संपादित करने की विधियां बताई जाती थीं, और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग थे।
जहाँ कुछ लोग पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक वर्ग था, शिल्पकार था, श्रमिक था, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन के संग्राहक लोग निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। दोस्तों, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ग के कार्य जो निर्धारित होते थे, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था, यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार और धन मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो शूद्रों का होता था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो 4 वर्णों का विभाजन किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो विभाजन किया था दोस्तों, ये ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों के विभाजन का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यह व्यवसाय के आधार पर होता था, बाद में इसे जन्म के आधार पर आधारित मान लिया गया था। दोस्तों, कोई अनुष्ठान करने का अधिकार जो शूद्र था उसे नहीं प्राप्त था। उसका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था और उसका स्थान अंतिम था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद अंतिम स्थान शूद्रों का था। औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था और महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहित जो थे, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ऋग्वेद में ये व्यवस्था थी तो ऋग्वेद में ऐसी व्यवस्था थी कि ये वर्णों का निर्धारण व्यवसाय के आधार पर होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होने लगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत मान लिया गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे और साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस महाद्वीप के या इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो दोस्तों, ये जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक काल जो था हमारा, जिसे कि वैदिक काल कहा जाता है, यहाँ पर जो वर्ण विभाजन किया गया था 4 वर्णों में, ये व्यवसाय के आधार पर था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर किया जाने लगा, तो ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय होने लगी। लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति थी। कई लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ये व्यवस्था उन्हें असमानता पर आधारित और अनुचित लगती थी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं जनपद। जनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन अर्थात जनता और पद मतलब रहने का स्थान। तो महायज्ञ को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था, यानी जो महायज्ञ कराता था, वह अब जन के राजा यानी राजन न होकर जनपदों के राजा होने लगे। और जनपद का वास्तविक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद अगले आपको मानचित्र में दिखाई देंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इन खुदाई किए जाने वाले स्थानों में प्रमुख हैं। खुदाई से ये पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे।
दोस्तों, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र या चित्रित धूसर मृत भांड के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। आपको जो साइड में चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्रित धूसर पात्र है और इस तरह के पात्र ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग किसी खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो आपने जान लिया चित्रित धूसर पात्र क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, जनपद के बाद अब आइए जनपद का बड़ा स्वरूप, जिसे कि महाजनपद कहा जाता है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ऐसे माना जाए तो 16 महाजनपद थे और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है। देखिए, आप ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप अलग से इस फैक्ट को जान लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म की शताब्दी मानी जाती है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आइए, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि इन राजधानियों की सुरक्षा की जा सके। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दर्शाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये देखिए मानचित्र है आपका। इस मानचित्र में महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगरों का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। ये हम कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के बारे में जानेंगे। ये देखिए, गांधार महाजनपद है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। कुरु महाजनपद है, इसके अलावा पांचाल है। कोसल महाजनपद है, अवंती है। फिर देखिए, ये है मगध महाजनपद, वज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद। अधिकतर जो महाजनपद थे उत्तर भारत में ही स्थिर थे और जो उत्तर भारत में नदियों का विशाल मैदान था, यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि थी उसके कारण इन महाजनपदों का विकास हुआ था। आगे इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन, राजा अपने किले की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन करते रहते थे और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखिए, इसके पहले राजा सेना नहीं रखते थे और कुछ बहादुर और योद्धा प्रकृति के लोगों को, एक ग्रुप के लोग उसको अपना राजा चुन लेते थे। लेकिन अब स्थिति अलग हो गई थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये देखिए कौशाम्बी किले की दीवार। कौशाम्बी जो प्रयागराज के आसपास या प्रयागराज का पहले एक भाग था, कौशाम्बी महाजनपद। ये देखिए, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिली ईंट की दीवार की अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। दोस्तों, कौशाम्बी के बारे में एक तथ्य और भी है कि कौशाम्बी के किले में पक्की ईंटों से जो बनाई जाने वाली दीवार है, ये किले की दीवार मिली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2500 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था।
दोस्तों कर अब आइए देखते हैं। राजाओं के लिए कर का एकत्र करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी संख्या में सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल किया जाने लगा। तो कर किस पर वसूल किया जाता था? पहला, फसलों पर लगाया जाता था, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण थे। अधिकांश लोग खेती करते थे और उपज का छठवां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कि भाग कहा जाता था। इसके अलावा कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने के आधार पर कर देना पड़ता था और आखेटकों को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। इसके अलावा कृषि में भी परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो पहले लकड़ी के बनते थे। इस कारण कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिया था। खेतों में बीज छिड़ककर धान उगाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और ये ज़्यादातर काम निम्न वर्ग के लोगों द्वारा दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर यानी कम्मकार जिसे कहा जाता था, उनके द्वारा किया जाता था। अब जो 2 राज्यों के बारे में जानकारी की बात है, जैसे जो चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके संबंध में हम 2 गणराज्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। पहला है मगध साम्राज्य। तो दोस्तों, मगध महाजनपद था। आपने मानचित्र में महाजनपद मगध को देखा है और लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ये गंगा और सोन जैसी नदियों के जो उपजाऊ क्षेत्र में है, उस मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं, तो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये दोनों ही कारक बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को राजधानी बनाया गया। मगध साम्राज्य में वर्तमान पटना और गया का क्षेत्र शामिल है। तो ये जो है मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद जो था, ये कई सालों तक राजगृह इसकी राजधानी रहा। फिर बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई। दोस्तों, 2300 साल यानी 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी और वे उनके सामने नहीं टिक सकते थे। मगध के बारे में जानकारी के बाद अब आइए देखते हैं दूसरा जो सूक्ष्म निरीक्षण है, वो है बज्जी महाजनपद का। दोस्तों, आपने पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध में जहां पटना और गया का क्षेत्र आता था, वहीं बज्ज के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरनगर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता था। और वज्ज महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वैशाली ये बिहार में थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। तो गढ़ क्या है? गढ़ शब्द का उपयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। तो गढ़ या
संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, विचार विमर्श और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि आगे क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है दोस्तों। वज्र संघ का एक वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। जैसे अंगुत्तर निकाय, उसी प्रकार दीघ निकाय है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। दोस्तों, इसमें एक वर्णन आता है, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे। तो ये बृहद निकाय, दीघ निकाय में ये वर्णन आता है। दोस्तों, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी मतों का, संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये वज्र संघ था। ये अन्य साम्राज्यों या महाजनपदों से कैसे भिन्न था, आपको जानना चाहिए। दोस्तों, मगध साम्राज्य की बात हमने की, वहाँ पर जो शासन था राजा के द्वारा चलाया जाता था। एक राजा था और वंशानुगत आधार पर उसके उत्तराधिकारी नियुक्त होते थे, यानी राजा का पुत्र ही राजा होगा। लेकिन वज्र जो था वहाँ पे एक गणराज्य था। गण का मतलब होता है कुछ लोगों की चुनी गई सभा के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता था। वहाँ पर कोई एक व्यक्ति राजा नहीं था, बल्कि राजाओं का एक समूह था और ये जनता के द्वारा चुने जाते थे कि किसे राजा का या किसे शासन का अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार वज्र जो संघ था ये अन्य साम्राज्यों से भिन्न था, क्योंकि वो एक गणराज्य था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बारे में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक अतिरिक्त जानकारी दी गई है। यूनान और एथेंस को आपको मैप में ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था 200 सालों तक चलती रही थी। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थीं और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता के अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी आम नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। वहाँ के ऐसे नागरिक जो संपन्न या शासक वर्ग से थे, उनको ही नागरिकता का अधिकार दिया गया था और शासन कार्य में वही लोग भाग ले सकते थे। तो ये प्राचीन काल में एथेंस में एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 6वीं कक्षा की इतिहास, हमारे अतीत भाग 1 का 5वां अध्याय, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें आपने मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य के जो राजशाही व्यवस्था थी उसके बारे में और वज्र गणराज्य के राजतंत्र या वहाँ पर चलाए जाने वाले शासन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।